नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है कंटिन्यूस। आपने हमारे 2 लेक्चर्स फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखिए, हमने कूलाम लॉ पढ़ा है। कूलाम लॉ, कूलाम्स लॉ में हमने पढ़ा कि 2 आवेश जब कुछ दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य में लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होता है। यहाँ K की जो वैल्यू है, अगर ये दोनों आवेश निर्वात में स्थित हैं तो इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एयर के लिए या निर्वात के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि हम इन दोनों आवेशों को एक माध्यम में रख दें तो उसके लिए क्या फोर्स होगा? F मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 ये हमने पढ़ा था। आज हम इसी टॉपिक्स के ऊपर एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं और वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये अपने आप में एक मॉस्ट टॉपिक है, यानी परावैद्युतांक। इसका नाम परावैद्युतांक है। साथ ही इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता। और एक और है इसका नाम, वो है विशिष्ट परावैद्युता। विशिष्ट परावैद्युता। इन सभी नामों से इस कांस्टेंट को जाना जाता है। ठीक है, या तो डाइलेक्ट्रिक जिसको परावैद्युतांक कहते हैं, या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पर जाना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पर जाना पड़ेगा। अब क्या है, अगर हम समीकरण 1 में अगर हम भाग दे दें किसका? समीकरण 2 का, तो देखिए भाग देते हैं F एयर बटे F मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? ये राशि ऊपर चली जाएगी, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट का जो रेशो है वही आपका परावैद्युतांक कहलाता है। और इसको हम एप्सिलॉन R या कुछ बुकों में इसको कैपिटल K से भी व्यक्त करते हैं। इस एप्सिलॉन R
या K को हम परावैद्युतांक कहते हैं, या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, F एयर बटे F मीडियम बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर। यहां से इसकी परिभाषा निकल के आ सकती है, एप्सिलॉन को बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता बराबर एप्सिलॉन आर। तो आपसे अगर परिभाषा पूछता है परावैद्युतांक की क्या परिभाषा होती है, तो आप यह बताओगे कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं, जिसको हम एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। या ये भी परिभाषा है, जब दो आवेश निर्वात में स्थित हों या हवा में स्थित हों, उनके मध्य में लगने वाला बल और उन्हीं आवेश को जब हम माध्यम में रख देते हैं तो उनके मध्य में लगने वाले बल का अनुपात ही परावैद्युतांक क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये परावैद्युतांक कैसी राशि है, तो परावैद्युतांक एक विमाहीन राशि है। विमाहीन साथ में मात्रकहीन भी राशि है। कैसी राशि है? मात्रकहीन। विमाहीन भी राशि है और साथ में कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक मोस्ट टॉपिक है। अब हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परावैद्युत पदार्थ के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम नोट कर ले, इसको मिटा देते हैं। देखिए, आपको मोस्ट याद रखनी पड़ेगी। जैसे हवा के लिए अगर आपसे पूछता है, टेबल बना लेते हैं, हवा यानी ये परावैद्युत पदार्थ हैं और इनके लिए ये परावैद्युत पदार्थ हैं, और ये इनका एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का मान है। हवा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए 1.0059 होता है। ठीक है, हवा के लिए परावैद्युत का मान। कांच के लिए 5 से 10 कितना होता है? 5 से 10। अशुद्ध जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 80। निर्वात के लिए 1। तो हम 1.0059 को भी लगभग एक ही मान लेते हैं। तो हवा हो, चाहे हवा में रखा हो, चाहे निर्वात में रखा हो, ये होता है। ऑक्सीजन के लिए 1.0053 एक और जीरो आएगी यहाँ पे, 1.0053 लगभग ये भी एक के बराबर होता है। और यदि कोई सुचालक पदार्थ है, ये मोस्ट है आपका, इसके ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि कोई सुचालक पदार्थ है तो उसके लिए परावैद्युतांक का मान होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। तो कुछ ये परावैद्युत पदार्थ हैं जिनके लिए आपको मैंने परावैद्युतांक बताएं कि ये क्या होते हैं, परावैद्युतांक होते हैं। ठीक है, नोट कर लो, ये मोस्ट है। अब हम पढ़ते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हवा या निर्वात में अगर कोई परावैद्युत वो दो आवेश रखे हुए हों,
तो उन दोनों के मध्य में जो बल लगेगा वो सर्वाधिक बल लगेगा। अगर आपसे पूछा जाता है दो आवेश यदि निर्वात में हवा में रखे हुए उनके मध्य में लगने वाला बल, और उन्हीं आवेशों को जब माध्यम में रख दिया जाता है तो उनके मध्य में लगने वाला बल, इन दोनों में से कौन सा बल ज्यादा होगा? तो आप बताओगे हवा और निर्वात में जब दो आवेश रखे हुए होते हैं तो उनके मध्य में बल सर्वाधिक होता है। यदि माध्यम में, इसमें माध्यम में इनको रख दिया जाए, कोई भी माध्यम हो बजाय सुचालक माध्यम के, किसी भी कुचालक माध्यम में रख दिया जाए इसको, कुचालक माध्यम, माध्यम भी कैसा हो? कुचालक हो, तो उसमें जो होगा वो इससे क्या होगा? कम, यानी अपेक्षाकृत कम, अपेक्षाकृत कम, और वो भी किससे? इस सर्वाधिक से। और यदि माध्यम हो सुचालक, यदि माध्यम कौन सा हो? सुचालक माध्यम हो, अगर सुचालक माध्यम में रख देते हैं तो उन दोनों के मध्य में लगने वाला बल क्या होगा? शून्य होगा। ये एक मोस्ट टॉपिक है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, यदि दो आवेशों के मध्य पीतल रख दी जाए, पीतल, ठीक है, तो दो आवेशों के मध्य पीतल रख दी जाए तो इन दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य बल कितना होगा? बल कितना होगा? ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखना होगा कि पीतल कैसा माध्यम है। तो आप कहोगे पीतल एक कैसा माध्यम है? सुचालक माध्यम है, तो बल कितना होगा? आंसर में लिख दोगे शून्य होगा। बल कितना होगा? शून्य होगा। अब यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि पीतल एक सुचालक है, सुचालन माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर होता है वो कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एफ एयर बटे एफ मीडियम बराबर एप्सिलॉन आर। तो मीडियम में पूछ रहा है वो, ठीक है, तो एफ मीडियम बराबर एफ एयर बटे एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर का मान कितना है? 0। एफ एयर बटे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का भाग किसी संख्या में देते हैं तो क्या आता है? 0। तो यदि हम कोई भी माध्यम रख दें और सुचालक माध्यम हो तो उसके लिए एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दो आवेशों के मध्य में बल कब ज्यादा होता है, कब कम होता है। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, कूलॉम नियम का सदिश निरूपण, कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, कूलॉम नियम का क्या है? सदिश निरूपण। अब कूलॉम नियम में हम किसकी बात करते हैं? कूलॉम बल की। कूलॉम के नियम में हम किसकी बात करते हैं? दो आवेशों के मध्य में क्या लगता है? बल लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? कूलॉम बल या विद्युत बल कहते हैं। और बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो इसलिए इसका क्या किया जाता है? सदिश निरूपण किया जाता है। तो सदिश निरूपण को व्यक्त करने के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। तो हमने मान लिया एक द्विविमीय निर्देश तंत्र है, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, द्विविमीय निर्देश तंत्र, जिसकी दो डायरेक्शन होती हैं, जिसकी एक एक्स डायरेक्शन है और एक इसकी वाई डायरेक्शन
इसमें दो आवेश स्थित हैं, एक Q1 और एक Q2। ठीक है, Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर, और इसका जो स्थिति सदिश है वो है R2 वेक्टर। ठीक है, तो दो आवेश Q1 व Q2 है। ठीक है, Q1 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर व Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R2 वेक्टर है। ठीक है, तथा Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर 2 1 है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन, अब Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, तो ये डायरेक्शन, तो ये वाली डिस्टेंस R21 वेक्टर है। तो इसका मान कितना होगा, अगर हम त्रिभुज का नियम लगाएं इसमें, O ये P ये Q, त्रिभुज OPQ में त्रिभुज नियम से, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है त्रिभुज नियम से, ठीक है, कैसे पढ़ते थे, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार, इसकी डायरेक्शन ऐसे और वापस डायरेक्शन ऐसे आनी चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट है। ठीक है, क्रम वाइज देखें तो इन दोनों का योग इसके क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बराबर OQ वेक्टर। ठीक है, OP वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर, ये कितना है R21 वेक्टर, और ये कितना है R2 वेक्टर। हमें यहाँ से मान निकालना है R वेक्टर 21 का, तो R वेक्टर 21 बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये इसका मान हो गया, ये दूरी फिक्स है। अब क्या होगा, जब ये दोनों चार्ज अल्प दूरी पे रखे हुए हैं और अगर ये सजातीय आवेश हैं, तो ये वाला इस चार्ज को इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो Q1 चार्ज पर Q2 के कारण लगने वाला बल, Q1 पर Q2 के कारण, तो क्या आएगा, F वेक्टर 1 2 के कारण 1 पे, और ये नीचे F वेक्टर 2 1 के कारण 2 पे, इस दिशा में। ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला इसको इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि ये सेम सजातीय चार्ज है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये वाला इस तरफ प्रतिकर्षित हो रहा है इसके कारण, तो इस पर इस दिशा में बल लगेगा, तो F वेक्टर 1 2 यानी 2 के कारण 1 पे लगने वाला बल, और नीचे इस 1 के कारण 2 पे लगने वाला बल। तो देखो क्या होगा, पहले हम 1 पर देख लेते हैं, किस पे देख लेते हैं, 1 पर। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण F वेक्टर 1 2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी है, ये वाली। ठीक है,
अब डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि दूरी फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के मोड़ का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 क्यों, r कैप, ऐसे 2 से 1 क्यों, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल m वेक्टर 21 बराबर k Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड़ का होल स्क्वायर r कैप। अब इसकी डायरेक्शन इस ऐसे होगी, तो 2 1। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखो आप क्या स्पष्ट हो रहा है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि k Q1 Q2 Q1 Q2 ये फिक्स दूरी है, ठीक है, क्योंकि मोड लगा दिया है मैंने, और मोड से केवल दूरी मापी जाती है, ये नहीं देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार दिख रहा है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से r कैप 1 2 व r कैप 2 1 विपरीत सदिश है, अतः क्या होगा, f वेक्टर 1 2 बराबर माइनस f वेक्टर 2 1, दैट इज कल्ड। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, आपने 11वीं क्लास में न्यूटन का तृतीय नियम है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, वो ये शो कर रहा है। यानी कूलाम का सदिश निरूपण न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी कूलाम बल के सदिश निरूपण में जब दो आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित हों तो उन पर लगने वाला बल जो होगा वो परिमाण में तो समान होगा और प्रकृति में क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक है, चाहे आवेश किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। अगर आकर्षण होगा तो ये इस तरफ और ये इस तरफ इसको खींचेगा, या आवेश किसी भी प्रकार का हो, चाहे ये प्लस प्लस हो, चाहे वो प्लस माइनस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, कैसे भी हो, ये एक दूसरे परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत एक दूसरे पर क्या लगेगा, बल लगेगा। ये न्यूटन के नियम कूलाम के नियम का क्या हो गया, सदिश निरूपण हो गया। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम पढ़ लेते हैं। कूलाम का जो नियम है वो केवल स्थिर आवेश और साथ में ये बिंदुवत भी हो, छोटे हों। पहला नियम आपसे पूछे कूलाम का नियम कहाँ लागू होता है, तो कूलाम का नियम स्थिर आवेशों और बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है कूलाम, ठीक है। अगर ये स्थिर आवेश के अलावा अगर ये आवेश गति करने लग जाए, आवेश स्थिर नहीं गति करने लग जाए, तो वहां पे कूलाम बल में क्या लगेगा, विद्युत बल तो लगेगा ही, साथ में आवेश जब मोमेंटम करता है तो वहां पे चुंबकीय बल भी क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। विद्युत बल तो लगेगा, साथ में क्या और होगा, चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है। तो ये आवश्यक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब क्या इससे संबंधित हम कुछ आज एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, वो जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के आने की संभावना हर समय रहती है। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल कहता है कि अगर हाइड्रोजन परमाणु है, कोई हाइड्रोजन परमाणु है
और हाइड्रोजन परमाणु आपने देखते हो 1s1 होता है, 1s1 यानी अक्सर देखें तो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और इनके मध्य की डिस्टेंस दी हुई है, उसने 5.3 r बराबर 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु में हम जानते हैं एक ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु को हम व्यक्त करते हैं 1h1 से। तो इसमें नीचे वाली क्वांटिटी को देखो तो आप नीचे वाली क्या है, 1 वही प्रोटॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो वो कह रहा है कि इन दोनों के मध्य में F यानी, और वो भी कौन सा है, F इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल का कैलकुलेट कीजिए। साथ में इसकी Fg बल से क्या कीजिए, तुलना कीजिए कि विद्युत बल ज्यादा होता है या इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg बराबर G m1 m2 अपॉन r²। और अभी हमने ये विद्युत बल पढ़ा है Fe K Q1 Q2 अपॉन r²। तो डिस्टेंस तो ये सेम है। K की वैल्यू, यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। G की जो वैल्यू है वो दी हुई है, G बराबर होता है, अपनी 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ कूलम्ब है तो यहाँ kg²। ठीक है, अब हमारे पास Q1 Q2 यानी ये Q1 है, ये Q2, इन पे चार्ज क्या है, यानी Q1 Q2 कितने हैं, प्रोटॉन है, इस पे प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इनके द्रव्यमान भी पता होने चाहिए। इसका द्रव्यमान, जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31। अब आपके पास सब कुछ वैल्यू है, केवल आपको क्या करना है, पुट करना है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं Fe बराबर, मान रखते हैं 9 गुणा 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेने हैं, क्योंकि बल की जब हम बात करते थे कूलम्ब के नियम में, तो हमने बोला था लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस कितनी, 5.3 गुणा 10⁻⁻11। ये आपको होमवर्क भी मिल रहा है, इसको सॉल्यूशन करके लाना है आपको। ठीक है, और एक Fg G की वैल्यू रखो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 इंटू m1 ये है, इसका मास है 1.67 × 10⁻⁻27 इंटू 9.1 × 10⁻⁻31 अपॉन 5.3 गुणा 10⁻⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, और दोनों कैलकुलेट करके आपको Fe में Fg का क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। Fe में Fg का भाग लगा देना है, तो जो मान आएगा यानी वो Fe इतना बड़ा क्या होगा, अधिक होगा। राइट, तो ये आपको घर पे सॉल्यूशन करके लाना है। ठीक है, आगे
कल जो है वो आगे इसके और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, इसको आप सॉल्व करके लाओ और आगे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हो सॉल्यूशन कितना आंसर आया है। थैंक यू वेरी मच एंड वाचिंग।